Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. Okay, let's start the next part of Want to Love Your Cold Heart Part 9. Z Delta Tech Company CEO का कैबिन। साइलेंस के बीच ईबो की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी और निगाहें पूरी तरीके से लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। डिस्टर्बेंस की यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं थी, पर कब तक? जब तक कि शिचेन ने यहाँ एंट्री नहीं ली थी। रेड हुडी, रग्ड जीन्स, फंकी हेयर एंड चार्मिंग स्माइल, एग्जैक्ट ऑपोजिट टू ईबो। शिचेन के कलर कॉम्बिनेशन की जहाँ कोई भी लिमिट नहीं थी, वहीं ईबो की सुई उसके डार्क शेड से आगे कभी बढ़ती नहीं थी। कहने को दोनों भाई थे, पर एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट। शिचेन /1 एक फन लविंग, केयर फ्री, अपनी मन की करने वाला, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन था। वहीं वांग ईबो सीरियस, कोल्ड, ऑर्गेनाइज एंड टोटली आइसोलेटेड। अगर ईबो डोंट यू डेयर टू क्रॉस माई बॉर्डर लाइन का बोर्ड लेकर खड़ा होता था, तो वहीं शिचेन की लाइफ की टैगलाइन ही ये थी कि कम ऑन डार्लिंग्स, लेट्स चीयर्स, बॉटम अप एंड स्टार्ट द पार्टी। शिचेन ने बिना नॉक किए ही धीमे से दरवाज़ा खोला। उसने अपना सर निकालकर कैबिन का जायज़ा लेना शुरू किया। उसका मकसद था अपने भाई को कुछ हॉट सा करते हुए पकड़ना, जैसे कि ऑफिस हॉट सेशन। माना ये इम्पॉसिबल था, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, और सोचने में टैक्स कहाँ लगता है। उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी सोच सकता था। पर उसकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेरने के लिए ईबो तैयार था, क्योंकि ईबो के एक्स्ट्रा सेंसिटिव और शार्प कानों ने उसे पहली आहट का एहसास दिला दिया था, और उसके ऊपर से उसके कैबिन का गेट खुलना उसको अश्योर कराने के लिए काफ़ी था कि ये गुस्ताखी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा उसके कैबिन के गेट को बिना उसकी इजाज़त के खोलने की अनुमति शायद किसी को भी नहीं थी। उसकी इजाज़त के बगैर तो इन हवाओं में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बट अभी उसे अपने भाई को एंटरटेन करने का कोई भी मूड नहीं था, इसीलिए वो बिना कोई रिएक्शन दिए अपनी जगह पर अनस्टॉपेबल, कंसंट्रेटेड एंड रिजिड होकर बैठा था। पर शिचेन को ये कहाँ मंजूर था। और जब शिचेन को अपने भाई से अपना मनचाहा रिएक्शन नहीं मिला और उसका हॉट एंड स्पाइसी ड्रीम भी टूट चुका था, तो उसने धड़ाम से ऑफिस का गेट खोला और लगभग लाइट की स्पीड से चिल्लाता हुआ वो ईबो के सामने आकर खड़ा हो चुका था। वाई 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 ईबो, कभी तो मुझे सरप्राइज़ किया करो। मैंने कितनी मेहनत की थी। मैं सुबह सुबह उठा, तैयार हुआ, फिर तुम्हारे कैबिन तक आया। सोचा था कोई हॉट ऑफिस सेशन देखने को मिलेगा, जहां तुम तुम्हारी सेक्सी सी असिस्टेंट के साथ होंगे, जिसका ड्रेस उसके शोल्डर से उतरा हुआ होगा, उसकी स्कर्ट उसके थाइस के ऊपर होगी, वो लेदर काउच होगा, फ्रिक्शन होगा, मॉन होगी, स्टीम होगी और ना जाने क्या क्या। बट यहाँ तो सब कुछ बेरंग है, कोल्ड है, रिजिड है। ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना पार करके अटलांटिका में पहुँच चुका हूँ। ईबो, माय बेबी बनी, हाउ बोरिंग यू आर हनी। पर इससे पहले कि शिचेन का फिल्मी ड्रामा और ज़्यादा ना बढ़ जाए, ईबो ने शिचेन को घूर कर देखा। ईबो की शार्प गेज को अपने ऊपर महसूस होते के साथ ही शिचेन ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और ड्रामा करते हुए कहा, हाय मेरे पुअर हार्ट, मुझे ऐसे घूरना बंद करो ईबो। मैं नहीं चाहता चाइना का हॉटेस्ट, रिचेस्ट, सेक्सीएस्ट मॉडल डिज़ाइनर का फोटो कल की हेडलाइंस में छपा हो और जिसमें बोल्ड अक्षर में लिखा हो, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। वान। ईबो की कोल्ड वॉइस सुनकर वान अब अलर्ट हो गया था। उसने तुरंत ईबो के सामने वाली चेयर को पकड़ा, टेबल पर हाथ रखकर अपने भाई की तरफ एक मिस्टीरियस, सीरियस कम फनी एक्सप्रेशंस देते हुए कहा, बेबी बनी। ईबो ने वान को फिर से घूर कर देखा। ओहो, फिर ठीक है ईबो, क्या तुम मुझे कभी गा कहकर नहीं बुला सकते? आखिर मैं तुमसे पूरे 4 साल बड़ा हूँ। ये कहते हुए हुआन ने अपनी पूरी 5 उंगली दिखा दी। 4, ईबो ने कहा। ईबो को अजीब सा नंबर लेते हुए देखकर हुआन ने अपनी ब्रोज को श्रिंक किया और कहा, क्या? आप मुझसे पूरे 4 साल बड़े हैं और आप 5 उंगलियां दिखा रहे हैं। ईबो ने हुआन के हाथ की तरफ इशारा कि गेज को फॉलो करते हुए भी हुआन ने अपना हाथ दिखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझे कभी गा कहकर बुलाओगे या नहीं? नहीं, ईबो ने स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया। ईबो के ऐसे स्ट्रेट रिजेक्शन ने वान की ब्रोज को रेस कर दिया था। उसने अपने हाथों को बांधा, अपने मुंह को फुलाया और वहीं कुर्सी पर बैठ गया, जैसे कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि वो ईबो के रिएक्शन से कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है और गुस्सा हुआ है। पर इस बीच में उसने ईबो की तरफ देखना छोड़ा नहीं। एटलीस्ट उसे कंफर्म तो हो कि उसका कोल्ड भाई उस पर कोई ध्यान दे रहा है। ईबो के कीबोर्ड की मूवमेंट जब स्टॉप हो गई तो हुआन ने और ज़्यादा मुंह फुला लिया। इसलिए मैं तुम्हें कभी गा कहकर नहीं बुलाता। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, ईबो ने चिढ़ते हुए कहा। और तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें गा कहकर बुलाऊं? पहले सीरियस तो हो जाओ। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तुम्हारी ये अजीब से ब्लूइश हेयर, कपड़ों के कॉम्बिनेशन की तो तुम बात ही मत करो, बिल्कुल जोकर जैसे लग रहे हो। एटलीस्ट तुम वांग का फ्यूचर हो, उसका फेस हो।
उसकी तरह तो रहा करो कम से कम, ताकि तुम्हें देखकर लोग कह सकें हाँ वांग्स का फ्यूचर सीईओ बहुत ज़्यादा एडमायरिंग है, ना कि फनी है। ईबो ने दांत पीसते हुए कहा, तुम ईबो, तुमने अपने 2 स्टेटमेंट्स के अंदर मेरी 2 बार बेइज्जती कर दी। पहली बात, मेरा लुक ट्रेंड है मार्केट का। अगर तुम अपनी इस ओल्ड बोरिंग और ग्रैंडपा वाले लुक से बाहर आकर अगर मैगजीन उठाकर देखोगे ना, तो टॉप में मिलूंगा मैं तुम्हें। चाइना मुझे फॉलो करता है, समझ में आया? और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं किसी भी चीज़ का फेस नहीं हूँ, किसी भी कंपनी का मैं कोई सीईओ नहीं हूँ। मैं अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वांग्स का सीईओ बनने का मेरा कोई भी ड्रीम नहीं है। ड्रैकुला से मैं जितना ज़्यादा दूर रहूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए बहुत बेहतर है। समझ में आया तुम्हें? इस बीच ईबो ने चाइना की टॉप मैगजीन को उठाकर हुआन के सामने रख दिया था और उसे इशारा करके कहा कि इसे पढ़ो। हुआन ने भी ईबो के गेज को फॉलो करके उस मैगजीन के ऊपर अपनी नज़र की तो पाया उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वांग ईबो द लीडर फेस ऑफ द चाइना। साथ ही उसका एक चार्मिंग सा चमचमाता हुआ फोटो भी लगा हुआ है जिसमें स्माइल दूर दूर तलक नहीं थी। हुआन ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बिल्कुल डैड की तरह हो, कोई जवाब दिए बगैर रह नहीं सकते हो। ये बोलते के साथ ही ईबो का फेस कोल्ड हो गया और इस बात का एहसास हुआन को तब हुआ जब उसे अचानक से अपने भाई की तरफ से एक ग्लेशियर जैसी ठंडी वाइब आने लगी। हुआन ने अपनी पपी आइज से ईबो की तरफ देखा जो उसे इस वक्त डेफिनेटली घूर रहा था। हुआन ने कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? और तुम चाहे मुझे कितना भी घूर लो, मुंह बना लो, चिढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर वो ड्रैकुला तुम्हारे डैड हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। यही सच्चाई है, हुआन ने हिटलाते हुए कहा। उसकी ऐसी स्मृति देखकर ईबो की मुट्ठियाँ भिज गईं। उसने कहा, हुआन, किस लिए? क्या किस लिए? हुआन ने शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहा। मैंने पूछा किस लिए आए हो? ईबो ने रिपीट किया। ओह ऐसा क्या? हाँ बच गया मैं तो। युवान ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, थैंक गॉड इसने इसीलिए पूछा, मैं तो डर गया था, मुझे लगा ये पूछ रहा है किस लिए। मैं कैसे बता सकता हूँ कि मॉम ने इसे बर्थ क्यों दिया? अब ये पूछने के लिए तो मुझे मॉम के पास जाना पड़ेगा। हुआन को खुद में बड़बड़ाता हुआ देख कर ईबो ने कहा, क्यों आए हो हुआन? ईबो ने पूछा। क्यों, मैं अपने भाई से मिलने नहीं आ सकता? हुआन ने स्मृति देते हुए कहा। ईबो ने उसे घूर कर देखा। इसका मतलब ये था कि हुआन को अपनी बात अब कहनी ही पड़ेगी। तो हुआन ने तुरंत हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है बताता हूँ। एक प्रपोजल है, नहीं ऑर्डर है, दोनों है। ईबो ने अपनी गेज को अब शार्प कर लिया। तो हुआन ने कहा, नहीं, ना प्रपोजल है ना ऑर्डर है, ये एक रिक्वेस्ट है। क्या? डिनर डेट। हुआन ने अपनी चार्मिंग स्माइल देते हुए कहा। ईबो ने तुरंत अपनी निगाहों को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर किया और कहा, जाते वक्त गेट बंद करते जाना। क्या? अभी तो मैं यहाँ आया हूँ और इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो गेट बंद करते जाना? ईबो, इट्स इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कह दिया, जाओ यहाँ से और गेट बंद करते हुए जाओ। अपनी इस बकवास आइडिया को बाहर जाते हुए डस्टबिन में डाल देना। ईबो ने कहा, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, बट ये इम्पॉर्टेंट है ईबो। आंट शू ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है और तुम्हें पता है वो हमारी मॉम की कितनी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी, और उससे भी ऊपर बात, वो मेरी पार्टनर है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। बिजनेस में मेरा भी कोई नाम है। हुआन ने कहा, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, अपनी बकवास बंद करो, मैं नहीं जाने वाला। प्लीज़ ईबो, प्लीज़ बेबी, प्लीज़। आई सेड नो। ईबो ने कोल्डली कहा, थोड़ा सा कोल्डली। हुआन ने ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को वहीं टेबल पर रखा और थोड़ा झुककर ईबो की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ठीक है, तुम भी मुझे रिजेक्ट कर दो। फिर वो खड़ा हुआ और सीधा स्ट्रेट होकर दोबारा कहने लगा, डैड भी मुझे रिजेक्ट कर दे, मॉम तो चली ही गई हैं, सब मुझे छोड़ दो। हुआन की आवाज़ अब थोड़ी सी रुआसू हो चुकी थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मान लो वो कोई किक्ड पपी हो। युआन को इस तरीके से देखकर ईबो ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, कब? इतनी ड्रामे के बावजूद भी युआन के कान में ईबो का एक छोटा सा कब चला गया था। उसने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज किया और वापस से चेयर पर बैठ गया और हंसते हुए कहा, मुझे तो पता था मेरा भाई सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। ईबो ने अपना फेस ऐसे सड़ा लिया मान लो उसने पूरे साल का सबसे खराब जोक सुना हो। पर हुआन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। फिलहाल उसकी एक छोटी सी जीत ने उसको मन में बहुत सारी खुशी भरती थी। आखिर इतनी सारी नौटंकी ड्रामे का कुछ तो फायदा हुआ और ईबो का छोटा सा कप उसे मिल ही गया। हुआन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, माय कोल्ड प्रिंस, तुम्हारी ये डिनर डेट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। फिर वो अपनी बात को बड़ा चढ़ा करना जाने कितनी सारी बकवास करने लगा, पर ईबो ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी लगातार उंगलियां कीबोर्ड पर ही नाच रही थी, उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वो बस इस बकबक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जब हुआन ने देखा कि ईबो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, ईबो बेबी, आर यू रेडी? हुआन,
अगर एक बार और तुमने ये क्रिंज कहा ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें इस कैबिन से उठाकर बाहर फेंकूंगा और नेक्स्ट टाइम यहाँ तुम्हारा आना बैन कर दूंगा। क्या? डोंट। ठीक है, हुआन ने कहा। आजकल तो भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है, लोगों का भला करने जाओ वो तुम्हें ही सुनाते हैं। यार क्या ज़िंदगी हो गई है। क्वान लगभग बड़बड़ा रहा था। क्वान को इस तरीके से बड़बड़ाता हुआ देख ईबो ने कहा, हुआन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या? अब मैं खुद में भी नहीं बोल सकता क्या? बोल सकते हो, तुम खुद में भी बोल सकते हो, किसी और से भी बोल सकते हो, चाहो तो दीवारों से भी बोल सकते हो, पर इस कैबिन के बाहर, यहाँ से बाहर निकलो। बहुत देर हो गई तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मुझे और भी काम है। समझ में आया? तो मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ मैं। यू आर रूथलेस ईबो। ओके ठीक है, एग्जैक्ट 8 बजे 4 दिन के बाद तुम्हारी डेट फिक्स है, हुआन ने कहा। मीटिंग? बोबो, मॉडर्न एज आ गई है, मॉडर्न एज में कदम रखो। यहाँ आजकल ऐसी मीटिंग्स को डेट कहा जाता है। समझ में आया? वॉट एवर। एंड टाइम 8:30 बजे करो और वेन्यू मैं डिसाइड करूँगा। क्या अब वेन्यू भी तुम डिसाइड करोगे? हुआन ने पूछा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैं फ्री नहीं हूँ। एग्जैक्टली, मैं बिजी, पर अगले 2 दिन बाद मेरे कुछ स्लॉट्स खाली हैं और मुझे एक क्लब में मीटिंग करने जाना है। अगर तुम चाहो तो अपने पार्टनर से बोल सकते हो कि हम उस क्लब में मीटिंग कर सकते हैं। क्लब? हुआन ने अपनी आंखों को चढ़ा लिया और ईबो की तरफ सस्पिशियस देखते हुए कहा, ब्रो तुम क्लब में मीटिंग करते हो? कैसी मीटिंग है ये? कहीं वो वाली मीटिंग तो नहीं जहाँ पर स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है? बताओ बताओ बताओ। हुआन ने कहा। हुआन, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपने दिमाग के इन घोड़ों को दौड़ाना बंद करो और अपनी बकवास को लपेटो और यहाँ से बाहर निकलो। समझ में आया? ईबो ने कहा। ओके ठीक है, वैसे भी मेरा काम पूरा हो चुका है। ये कहते हुए हुआन ने एक सस्पिशियस और मिस्टीरियस स्माइल दी। हुआन को ऐसा कहता देख ईबो ने अपनी निगाहों को हुआन की तरफ किया, जैसे कि वो पूछना चाहता हो, काम खत्म हो गया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? काम नहीं, मेरा मतलब, कहने का मतलब ये था कि हमारी डेट फिक्स हो चुकी है। हुआन ने अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहा। वो इस वक्त अपनी इतनी मेहनत को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ठीक है, जाते समय सारी डिटेल्स को सेक्रेटरी को लिखवा देना, ईबो ने कहा। सेक्रेटरी? तुम्हारे आज 2 सेक्रेटरी मुझे मिले नहीं, हुआन ने अपनी मुँहों को तिरछा करते हुए कहा। हाँ, नहीं मिले क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। जब ही नहीं तो पहरेदार की तरह तुम्हारे गेट के ही बाहर खड़े होते, हुआन ने कहा। तुम शू को लिखवा देना, ईबो ने बोला। शू? तुम्हारा मतलब शूशे? तुमने शूशे को सेक्रेटरी रख लिया? क्यों, क्या हुआ? ईबो ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, बस बी अवेयर। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हुआन, मेरी निगाहें नहीं हैं? ईबो ने कहा। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो। नहीं, मैं ओवर स्मार्ट नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट, ईबो ने करेक्ट करते हुए कहा। ठीक है, कोई अपनी बड़ाई करना तो तुमसे सीखे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मेरी एक बात सुनो। तुम्हारी डिनर डेट का नाम जी है, डॉक्टर है, टाइम की बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, कम्प्लीटली योर टेस्ट। हुआन, इट्स जस्ट अ मीटिंग, किसी इंगेजमेंट के लिए नहीं जा रहा हूँ, ईबो ने कहा। बेबी, डेस्टिनी आपको कहीं भी, किसी से भी, किसी भी वक्त आपके डेस्टिनी पार्टनर से मिलवा सकती है और सोलमेट कहीं भी मिल सकता है। अपनी आंखें खोल कर रखो, क्या पता वो तुम्हारे सामने ही हो, और जब तुम्हारा सोलमेट तुम्हें मिलेगा ना, बाय गॉड, तुम अपनी निगाहों को हटा नहीं पाओगे और चाह कर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। हुआन ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीच देते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक चार्मिंग स्माइल थी, जैसे वो मान लो बहुत ही बड़ी बात कह रहा हो। हुआन की इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीच सुनने के बाद ईबो ने काउंटिंग से 3 बार ब्लिंक किया और अपना गला साफ करते हुए उससे पूछा, और ये एडवाइस तुम्हें किसने दी हुआन? किसने क्या, मेरी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक्सक्लूसिव, ओनली ऑल तुम्हारे लिए, हुआन ने कहा। एंड ब्रो, आई डोंट थिंक सो तुम्हें पता होगा, बट रिलेशनशिप एडवाइस देना ये मेरा एक बिजनेस है। आफ्टर ऑल आई एम अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, हुआन ने कहा। बैंक में लोन ले लेना, उसके लिए अप्लाई करना अभी से शुरू कर दो, ईबो ने कहा। क्या? क्यों? हुआन ने पूछा। क्योंकि ये बिजनेस बहुत जल्द डूबने वाला है। तुम कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक नंबर के प्ले बॉय हो। रातों के हिसाब से तुम्हारे पार्टनर्स चेंज होते हैं, तो तुम ट्रू लव के लिए मुझे एडवाइस ना ही दो तो बहुत बेहतर रहेगा, ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा। ईबो, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, हुआन ने वापस ड्रामा करते हुए कहा। दिल के साथ साथ बहुत कुछ टूट सकता है, तो बेहतर होगा तुम अपनी तशरीफ़ को इस कैबिन से बाहर लेकर जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज के लिए इतनी बेइज्जती होना काफ़ी है, हुआन ने खड़े होते हुए कहा। ये कहता हुआ वो लगभग उसने गेट तक की दूरी तय कर ली थी, पर गेट से बाहर निकलने से पहले उसने एक बार अपने भाई की तरफ देखा, जो कोल्डली उसकी तरफ देख रहा था। हुआन ने कहा, ईबो ने अपनी आंखों को उठाकर हुआन की तरफ देखा। उसने कुछ कहा नहीं, वो बस हुआन को देख रहा था। हुआन ने कहा, ईबो, आई लव यू। इसके बाद ही उसने गेट से बाहर निकला और कैबिन का दरवाज़ा बंद करके चला गया।
उस पल में, कुछ शब्दों में कुछ तो था कि वो कुछ देर तक उस गेट की तरफ ही देखता रहा। फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। और इस तरीके से कुछ दिन के बाद ईबो क्लब के सामने था। उसकी आलीशान बेंटली लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थी, पर उसका ध्यान किसी और ने इस वक्त खींच रखा था। वो जहान था जो बच्चों की तरह राउंड लेता हुआ खुद को दिखा रहा था और अपने ड्राइवर से लगातार बातें करता चला जा रहा था। ईबो की आइज नैरो हो चुकी थी क्योंकि वो इस शख्स को पहचानता था और आखिर इसी की वजह से तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग डीले हो गई थी। इंटरेस्टिंग, ईबो ने खुद में कहा और उसकी गेज जहान को फॉलो करने लगी। बट इससे पहले कि वो जहान को अंदर तक फॉलो कर पाता और अपनी बेंटले से बाहर आ पाता, उसका फ़ोन बज गया, जिसके कारण वो अपने थॉट से और जहान को फॉलो करती हुई गेज से बाहर आया। 5 मिनट लंबे चले कॉल के बाद ईबो अब क्लब में एंट्री ले चुका था और गेट पर खड़ा हुआ था, जहान से एक वाइड डिस्टेंस पर। वो जहान को कुन से और उस लड़की से बातें करते हुए देख सकता था और सुन भी सकता था कहीं ना कहीं। जब जहान ने उस लड़की से कहा कि अपने बीएफ का ख्याल रखना, तो ईबो ने एक स्मिर्क दिया और कहा सेवेज। ये कहता हुआ जहान को देखने लगा। ईबो का ये एटीट्यूड उसके लिए तो अलग था या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसे तो होश था ही नहीं, लेकिन उसका ये एटीट्यूड उसके पीछे खड़े हुए उसके 2 बॉडीगार्ड और उसके टेम्पररी सेक्रेटरी शुशे के लिए बिल्कुल अलग था। शुशे ने भी ईबो की गेज को फॉलो किया और वहाँ देखा जहाँ ईबो देख रहा था। वहाँ जहान था। वो जहान को कम्प्लीटली तो नहीं देख पाया क्योंकि उस वक्त जहान की बैक शुशे की तरफ थी। शुशे ने अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, सर अब हमें चलना चाहिए। शुशे की आवाज़ से ईबो अब अपने थॉट प्रोसेस से बाहर आ चुका था। उसने शुशे की तरफ ग्लेयर किया। शुशे की निगाह ईबो के सारे मूवमेंट पर थी, साथ ही उस लड़की पर भी थी जो एक सेक्सी रेड ड्रेस में पिलर के पीछे खड़ी हुई थी और उसे और शुशे को देख रही थी। शुशे ने उस लड़की की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। इसके बाद वो वांगजी को फॉलो करने लगा। वो ग्रुप जैसे ही उस पिलर के पास से क्रॉस किया, शुशे ने अपना हाथ बढ़ाकर उस लड़की के हाथ में कुछ रख दिया और अब वो ऐसे चलने लगा जैसे कि वो उस लड़की को जानता ही ना हो। अब ईबो अपनी सीट पर आ चुका था और कोइंसिडेंटली ये सीट वही थी जो जहान के बिल्कुल सामने थी, यानी कि यहाँ से वो जहान को देख सकता था। उसने कहा, इट्स टू मच। ईबो ने अपना सर हिलाया और अपनी वीआईपी सीट पकड़ ली। ईबो को वीआईपी सीट पर बैठता देख मैनेजर तुरंत वहाँ भागकर आया, उसको बो किया और उसको वाइन सर्व की। इस बीच ईबो की निगाहें जहान की टेबल पर ही टिकी हुई थी। कुछ पलों के बाद ही एक लड़की अपनी सिल्वर हील से फ्लोर पर टक टक करती हुई ईबो की टेबल के सामने आ जाती है। ये वही लड़की थी जो अभी पिलर के पीछे खड़ी हुई थी। उसने रेड कलर का रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था जो कि काफ़ी शॉर्ट था। लिप्स रेड टिंटेड थे, फेस पर फुल मेकअप था, बाल कर्ल थे। उसने अपनी आवाज़ से सिडक्टिवली कहा, हेलो मिस्टर वांग। एक फ़ौरन आवाज़ सुनते के साथ ही ईबो का ध्यान टूटा और उसने अपनी गेज़ को अब उस लड़की की तरफ किया जो उसके सामने खड़ी हुई थी और उसे बहुत ही इंटेंसली देख रही थी। ये निगाहें ईबो के लिए नई नहीं थी, क्योंकि जो भी ईबो को पहली बार देखता था उसके एक्सप्रेशन यही होते थे। और ये लड़की ईबो को अगर ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देती तो ईबो को वाकई अचंभा होता। ईबो ने एक नज़र उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने मन में वान को 2-4 गालियाँ दी। उसने कहा, वान, सच में तुम्हारी चॉइस मैंने आज देख ली। ये लड़की सच में डॉक्टर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पेशेंट को घर पर ही मर जाना चाहिए, क्योंकि अपने सामने इतनी भयानक लड़की को देखकर मौत आए, इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। और पीसफुली मरना हर किसी का ह्यूमन राइट है। ईबो अपने आप में ही बोले चले जा रहा था। ईबो की शार्प गेज उस लड़की के ऊपर थी जो कि अपने सामने एक बिल्कुल एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई थी, जैसे मान लो इस पूरे क्लब में उससे खूबसूरत कोई भी नहीं है। पर जब उस लड़की ने देखा कि ईबो ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और ना ही उसकी ब्यूटी को प्रेस किया, तो वो अपने एटीट्यूड के आसमान से थोड़ा सा नीचे उतर कर आई और अपना गला साफ करते हुए कहा, हेलो मिस्टर ईबो, कैसे हैं आप। अपनी रिवीलिंग ड्रेस को शो करते हुए अब उस लड़की ने अपनी जगह ले ली थी और जब बैठते समय उसने कुछ ऐसा एंगल लिया था कि ईबो को पूरी तरीके से उसकी ड्रेस का क्लीवेज शो हो रहा था और इसके साथ ही उनकी सो कॉल्ड डेट शुरू हो जाती है। इस बीच उस लड़की का सारा कंट्रीब्यूशन था। ईबो वहाँ पर सिर्फ कोल्डली बैठा हुआ था। 40 से 45 मिनट की जी तोड़ मेहनत के बाद उस लड़की को फाइनली ये यकीन हो गया कि इस कोल्ड प्रिंस को पिघलाना लगभग नामुमकिन है और अब उसे अपने दूसरे प्लान का दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टास्क उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। ईबो से मिलने से पहले उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उसे पता था कि एक बार जो उसकी ब्यूटी को देख लेगा वो उसे छुए बगैर, उससे बातें करे बगैर, उसे अप्रोच करे बगैर रह ही नहीं सकता। पर ईबो बिल्कुल उलट था। उसने उसके सारे अरमानों पर ठंडा ठंडा पानी फेर दिया था। इतना सीड्यूस करने के बाद भी, इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने अपना हर पैंतरा इस्तेमाल कर लिया था, पर ईबो वहाँ पर बिल्कुल रिजिड था। बीच बीच में ईबो की आंखें डोल रही थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को देख रही थी। ये बात उस लड़की ने भी नोटिस की, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईबो इस क्लब में आकर देख किसको रहा है, क्योंकि वहाँ पर डिम लाइट है, म्यूज़िक का शोर,
हवा में नशा, सब कुछ था, और इस बीच में उस निगाह को ढूंढना, उस शख्स को ढूंढना जिस पर ईबो की निगाह गड़ी हुई है, ये थोड़ा तो मुश्किल था। और वो इतना ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकती कि ईबो को पता चल जाए कि वो उसने उसके ऊपर नज़र रखी हुई। वो बस इस हैंडसम प्रिंस का अटेंशन चाहती थी। ईबो का चार्म बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग था, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। उसकी वाइट जेड स्किन, आउटस्टैंडिंग मैस्मराइजिंग पर्सनैलिटी, फिजिक, उसके सामने बैठे हुए किसी को पीने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि नशा उसकी पर्सनैलिटी में था। चार्म में हर कोई खोने के लिए तैयार था। जान को टेबल छोड़ता हुआ देखकर ईबो भी अब थोड़ा सा अलर्ट हो गया क्योंकि इस पूरे क्लब में एक वही टेबल तो थी जो उसे इंटरटेन कर रही थी और वहाँ बैठने पर मजबूर भी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि उसे एहसास भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। सब कुछ बस होता चला जा रहा था जैसे इट्स नेचुरल। जान ने वॉशरूम का गेट खोला। उसके कदम उसे कब सबकॉन्शियसली यहाँ तक ले आए थे उसे खुद भी नहीं पता था। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से वॉश बेसिन के पास तक पहुँचा और अपने ठंडे हाथों से वेंचाओ के फ़ोन को बाहर निकाला और गैलरी में उसी फोटोग्राफ को खोला जिसे अभी कुछ देर पहले वेंचाओ दिखा रहा था। फ़ोन को वहीं स्लैब पर रखने के बाद उसने अपने वॉलेट में से एक फोल्डेड फोटोग्राफ को बाहर निकाला। अपनी ठंडी उंगलियों से उस फोटोग्राफ को छूने के बाद उसने अब फोटोग्राफ को और उस फ़ोन को एक दूसरे के अगल बगल रख दिया, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ये कहते वक्त उसकी आवाज़ में बहुत सारे अननोन अनरिकॉग्नाइजेबल इमोशंस थे। उसने अपने पैथेटिक रिफ्लेक्शन को सामने लगे हुए मिरर में देखा जो साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ग्लासी आइज जो कि खाली, कोल्ड और ना जाने अपने अंदर कितने सारे इमोशंस को दबाए हुए बैठी थी। उसका फॉरहेड पसीने से भीगा हुआ था, साथ ही कुछ अनरीडेबल लाइंस भी थी। इसके साथ उसके मैसी बन में से निकलती हुई कुछ फ्रिंजेस भी उसके फेस के ऊपर अपनी जगह बना रही थी। फॉरेन इमोशंस के अलावा भी कुछ ऐसा था जो उसे महसूस हो रहा था। कुछ उलट एक हीट जो हर बीतते सेकंड के साथ उसकी बॉडी में जनरेट हो रही थी। बेशक उसकी फिंगर टिप्स कोल्ड हों, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे हॉट हो रही थी। स्किन ओवर सेंसिटिव और रेड हो गई थी। फकसान इमोशन हर बार तुझे ले डूबते हैं, उसने सांस भरते हुए कहा। उसने अपने पूरे चेहरे के ऊपर हाथ घुमाया। ड्रग, शिट, ड्रग ड्रग ड्रग। आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी वेंचाओ। नो नो नो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लगातार जान अपने आप में बड़बड़ाए चले जा रहा था। तुझे इंस्टेंट कुछ करना होगा जान, इंस्टेंट कुछ करना होगा वरना बात हाथ से निकल जाएगी। नो 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 वेंचाओ, जस्ट वेट एंड वॉच, यू पे फॉर इट। ये कहते हुए जान ने अपने कांपते हाथों से एक पतला सा बॉक्स अपने वॉलेट से बाहर निकाला। उसने वो जैसे तैसे कर उसको खोलने की कोशिश करी और उसे स्लैब पर रख दिया। वो कंसंट्रेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था पर अब चीज़ें मुश्किल हो रही थी। कम ऑन जान, कम ऑन, यू कैन डू इट। फक यू कैन डू इट। उसने बॉक्स को स्लैब पर रखकर खोला। उसने 3 नीडल्स को बाहर निकाला। उसका थ्रॉट अनकंफर्टेबली ड्राई हो रहा था। बॉडी पर स्वेटिंग बढ़ती चली जा रही थी। विजन ब्लर हो रहा था और ब्रीदिंग हैवी। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ जस्ट बेयर विद मी प्लीज़। ये कहते हुए जहान ने जैसे तैसे कर एक नीडल निकालकर अपने एक प्रेशर पॉइंट पर पिन किया, पर अगले ही पल उसकी बॉडी की सारी बची कुछ स्ट्रेंथ भी जा चुकी थी और जो 2 नीडल्स थी वो वहीं स्लैब के इधर उधर गिर गई। फक जान, नो। ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाया कि ओवरली सेंसिटिव बॉडी ने भी अब उसका साथ छोड़ दिया था। उसे ये तीनों नीडल्स अपने डिफरेंट प्रेशर पॉइंट के ऊपर दबा लगानी थी ताकि वो आगे कुछ कर पाए, बट विदाउट कंसंट्रेशन ये नहीं हो सकता था और गलती बहुत बड़ी सज़ा हो सकती थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती थी और जहान ये रिस्क नहीं ले सकता था। फिलहाल उसका विजन बहुत ज़्यादा ब्लर था और नीडल्स इस टाइम ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जहान वहीं जैसे तैसे कर सहारा लेकर बैठ गया। वो लंबी सांसें लेने लगा। जहान प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। जगाए रख अपने आप को, जगाए रख। जब तक तो खुद को जगाए रखेगा तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लगातार बड़बड़ाए चले जा रहा था, अपने फिस्ट को बार क्लेंच करता, अनक्लेंच करता, अपनी टोज़ को मूव करता, बट सब चीज़ें लगता था अब उसके लिए बेकार हैं। उसका होश में रखना बहुत ज़रूरी था और जो पिन उसने अभी अपनी लगाई थी वो असर करने में थोड़ा सा वक्त लेने वाली थी। पर इस बीच जहान के माइंड ने उसके साथ गेम खेलना शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी में एक अननोन क्रेविंग हो रही थी। एक थर्ड की आवाज़ के साथ वॉशरूम का गेट खुलता है और जहान का माइंड अलर्ट हो जाता है। उसने अपनी बची कुची स्ट्रेंथ को लगाकर खुद को खड़ा किया क्योंकि वो इस समय अपनी ऐसी हालत किसी को नहीं दिखा सकता था। अगर उसने इस समय किसी को ऐसी हालत दिखाई तो शिकार बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहान ने सामने की तरफ देखा, वहाँ कोई खड़ा हुआ था। वो शख्स उसे शैडो की तरह नज़र आ रहा था क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ था। लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी, ऐसे पड़ रही थी कि उसका फेस क्लियर नहीं था। जहान ने अपनी आइज़ को नैरो कर सामने की तरफ देखा। सामने वाला शख्स बिल्कुल अनमूवेबल था, पर जहान अपने ऊपर वो इंटेंस गेज महसूस कर सकता था। ईबो को पता नहीं, पर जहान बहुत अजीब सा लग रहा था।
ईबो जहान को देख रहा था, उसके चेहरे को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं सबकॉन्शियसली ईबो के मुंह से कब ये बात बाहर आ गई और उसने पूछा, हे आर यू ओके? जब जहान ने ईबो की आवाज़ सुनी तो उसने एक स्माइल दी, अजीब सी स्माइल, और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई एम ओके बट टेल मी वन थिंग। ये कहता हुआ जहान ईबो के करीब आ गया। जहान ने ईबो के चेहरे की तरफ देखा। अब ईबो का चेहरा जहान को क्लियरली नजर आ रहा था। जहान अपनी जगह पर पूरी तरीके से रुक चुका था, स्टंट हो चुका था, जैसे वो ईबो के चेहरे में खो गया हो। ईबो का वो खूबसूरत चेहरा जहान को कैप्चर करने के लिए काफ़ी था। जहान बस एक टक ईबो के चेहरे को देखे चले जा रहा था। जहान ने अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, टेल मी वन थिंग, आर यू रियल? दो इंटेंस निगाहें एक दूसरे को घूर रही थी, एक दूसरे में जैसे खो गई हों। जहान की बॉडी ने अचानक से अपनी स्ट्रेंथ खोना शुरू कर दिया, पर इससे पहले कि वो गिर पाता, ईबो ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में थाम लिया। जहान ने जब ईबो के सेंट को स्मेल किया तो अपने चेहरे को उठाकर ईबो की तरफ देखा। दोनों बहुत करीब थे, दोनों एक दूसरे की ब्रीदिंग को फील कर सकते थे। लगभग एक दूसरे की वो आंखों में खो ही गए, कंटिन्यूसली आंखों में देखते रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कितना समय गुजर गया, पर वो एक दूसरे को देख रहे थे। आई एम रियली सॉरी गाइज, अब तो मैं सॉरी बोलते बोलते भी थक गई हूँ, बट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कर्ज मत कीजिएगा चैप्टर को यहाँ रोकने के लिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखिए ऑलरेडी देखिए वीडियो कितना लंबा हो चुका है, इससे ज़्यादा लंबा करने पर मुझे ऐसा लगता है कि बोरियत हो जाती। तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, लास्ट टाइम प्लीज़। चलिए तो मुझे ये बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। जो भी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं चैप्टर को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आज की वीडियो के बारे में बताइएगा। तो आपको क्या लगता है, जहान की बॉडी के साथ जो गड़बड़ है और जो गड़बड़ ईबो का बाहर इंतजार कर रही है, ये दोनों गड़बड़ें मिलकर एक साथ क्या मैच मचाती हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आगे के चैप्टर को प्रेडिक्ट कीजिएगा। देखते हैं आप लोगों का प्रेडिक्शन कितना ज़्यादा करेक्ट होता है। और कल जिन भी लोगों ने मुझे आंसर किया था कि क्या वो जहान की मदर हैं, तो इनका जवाब आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में डेफिनेटली मिलेगा। मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकती कि वो एग्जैक्टली कौन पर्सन है, बट डेफिनेटली थैंक यू फॉर ऑल जिन लोगों ने मुझे जवाब दिया। ऐसे कमेंट में मतलब एक्टिव रहना अच्छा लगता है। तो मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है रियली, और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, और ये मोटिवेशन एक राइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डोंट यू थिंक? टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर।